और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी का जायजा लेगा। वजारत दाखिला अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के आला हुकाम जानकारी देंगे। वजारत दाखिला को यात्रा के इंतजामात से आगाह करेंगे। तो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा शुरू होने से पहले फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते वजारत दाखिला सिक्योरिटी का जायजा लेगी। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के आला हुकाम जानकारी देंगे सिक्योरिटी को लेकर, इंतजामात को लेकर। वजारत दाखिला को यात्रा के इंतजामात से आगाह करेंगे आला हुकाम। तो आपको बताते चले कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा 2023 की शुरुआत होने वाली है। अब 1 महीने से कम का ही वक्त बचा है और इस पर अब वजारत दाखिला सिक्योरिटी का जायजा लेगी। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लेगी वजारत दाखिला। जम्मू कश्मीर के आला हुकाम जानकारी देंगे और वजारत दाखिला को यात्रा के इंतजामात से आगाह करेंगे। और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH के, हमारे साथ जुड़े हुए। तेजेंद्र जी, अब 1 महीने से कम का वक्त रह गया अमरनाथ यात्रा शुरू होने में और ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर फुल प्रूफ इंतजामात किए जाए, इसी वजह से अब जो होम मिनिस्ट्री है सिक्योरिटी का जायजा लेगी। देखिए, पिछले कई सालों से मुख्तलिफ वजहों से यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इस बार जो है 62 दिनों तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी, जो जुलाई के पहले दिन से शुरू होगी और जब रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी तो 62 दिन ये यात्रा चलेगी। उसकी सारी अरेंजमेंट्स, जिसमें ज्यादातर सिक्योरिटी पे फोकस दिया जाएगा, उस पे कई दिनों से कई मीटिंग्स चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मीटिंग की है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहां पर दिल्ली में एक मीटिंग की जाएगी पूरे, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो टॉप ब्रास है सिक्योरिटी अपरेटिस का, वो भी मौजूद रहेगा। और वहां पर जो यात्रा के लिए जो अरेंजमेंट्स की गई हैं, यात्रा के लिए जो जिस तरह की सिक्योरिटी बंदोबस्त किया है, उस सारी चीजों पे विचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ने ये डिमांड की है कि 300 एडिशनल कंपनीज जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स की वो जम्मू कश्मीर भेजी जाएं, ताकि यात्रा में किसी तरह का कोई विघ्न ना पड़ पाए। बिल्कुल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए। तो इस सिलसिले में ये जो मीटिंग होगी, हालांकि इस मीटिंग की अभी डेट नहीं बताई गई है, हो सकता है कि इसी हफ्ते में ये मीटिंग होगी। लेकिन इस मीटिंग में किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जाएंगे, किस तरह कहां सिक्योरिटी को और ज्यादा चाक चौबंद किया जाएगा, उस पे विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, जिस तरह से इस यात्रा को लेकर हम बात करें, अब खासतौर से कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं और G20 के बाद हालात और भी बेहतर हो गए हैं और इस बार ये माना जा रहा है कि यात्रियों की जो तादाद होगी, रिकॉर्ड तादाद में इस बार श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए आ सकते हैं। इस वजह से भी सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उन्हें हर साल रिव्यू किया जाता है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जाती है, जो स्ट्रेटेजी है उसे अलग अलग तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, नई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ताकि कहीं पर भी कोई लूप होल ना रह पाए। इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यात्रियों की जो संख्या होगी वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से, फिर धारा 370 जब हटाई गई थी तब आपको याद होगा कि यात्रा को कैंसिल किया गया था क्योंकि आतंकी हमले का डर था। कुछ ऐसे हथियार भी मिले थे जिनकी मदद से जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो यात्रा पे हमला करना चाहते थे, यात्रा को निशाना बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद कोरोना का जोर रहा तो उनकी वजह से यात्रा नहीं हो पाई। लेकिन इस बार जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ये उम्मीद कर रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे यात्री जो हैं जम्मू कश्मीर आएंगे अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए जो सुरक्षा के इंतजाम है उन्हें पूरी तरह से चाक चौबंद किया जाएगा। इसी सिलसिले में जैसे मैंने पहले कहा कि कई रिव्यू मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो होगी वो MHA में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली में होगी और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है कितनी एडिशनल कंपनीज भेजी जाएंगी जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर ने लगभग 300 कंपनीज की डिमांड की है पैरामिलिट्री फोर्सेस की,
تو کتنی کمپنیز بھیجی جائیں گی, ان کی ڈپلائمنٹ کیسی ہوگی, اس سب پہ وچار کیا جائے گا. جی بالکل تیجندر جی, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے اور اپڈیٹ کرنے کے لیے. چلیے آگے بڑھیں گے. آپ کو بتا دیں کہ ضلع پنچ کو کشمیر سے جوڑنے والی تاریخی مغل روڈ پر 8 دن گزر جانے کے باوجود ٹریفک بحال نہیں ہو سکی ہے, جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے علاقے میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی, جس کے باعث مغل روڈ پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی گئی تھی. حالانکہ سڑک سے ملبہ ہٹانے کی مہم مسلسل جاری ہے, لیکن مغل روڈ اتھارٹی کے حکام کے مطابق اس تاریخی روڈ پر 2 روز تک ٹریفک بحال نہیں ہو سکتی ہے. آگے بڑھیں گے. بھدرواہ میں سیکنڈ لیونڈر اتسو رکھا گیا ہے. لیونڈر فارمنگ سے وابستہ کسانوں کے حوصلہ افزائی اور اس کے فائدوں کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتانے کے مقصد سے یہ ایونٹ رکھا گیا ہے. کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ, سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے زیر اہتمام یہ فیسٹیول منعقد کرا رہی ہے. مرکزی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس لیونڈر اتسو کا افتتاح کیا. جموں یونیورسٹی کے بھدرواہ کیمپس میں یہ فیسٹیول رکھا گیا, جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ایروما مشن سے وابستہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا اس میلے کا بنیادی مقصد ہے. خطے میں خوشبودار پودے لگانے والے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کا معیار بڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس دوران ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ایروما مشن فیز 3 کا اعلان کیا. یہاں مختلف ریاستوں کے ایگری اسٹارٹ اپس, ٹور آپریٹرز, کاروباریوں اور مقامی طور پر تیار کردہ پروڈکٹس کے مختلف اسٹالوں کا ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جائزہ لیا. بھدرواہ کو لیونڈر کا مرکز بھی مانا گیا ہے, لیونڈر کیپٹل آف انڈیا بھی کہا جا رہا ہے, برتھ پلیس آف پرپل ریولیوشن بھی کہا جا رہا ہے. جب ہم نے یہ تجربہ شروع کیا تھا تو کچھ لوگ بہت زیادہ اتساہت نہیں تھے کہ ہم اس میں کامیاب رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, لیکن آج نہ صرف اس نے پوری دنیا کو, پورے ہندوستان کو ایک نیا آیام دیا ہے, بلکہ ایگری اسٹارٹ اپ میں بھی ایک نیا دروازہ کھولا ہے. اور ہمارے لیے اس سے زیادہ حوصلہ افزائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پردھان منتری ماننی شری نریندر مودی جی نے من کی بات کے اپنے پرسارن میں 5-7 منٹ اس کا ذکر کیا, اور اتنی باریکی سے کہ ڈوڈا ضلع کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بھدرواہ, اور آج استھتی یہ ہے کہ اتراکھنڈ, ہماچل پردیش, دور دراز میگھالیہ کے راجیوں میں لیونڈر کا کام شروع ہو گیا. آج آپ نے دیکھا اس 2 دیوسی اتسو میں بھی وہ سب لوگ شامل ہونے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایگری ٹیک سٹارٹ اپس کا ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن بن کر کے بھدرواہ ابھرے گا. آگے بڑھیں گے. آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ ہر سال 5 جون کو ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں یہ دن منایا جاتا ہے. ہندوستان سمیت دنیا بھر میں اس سلسلے میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. مختلف طریقوں سے ماحولیاتی آگاہی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. خوشگوار اور صحت مند زندگی کے لیے فطرت کا تحفظ اور ماحولیاتی توازن کا تحفظ ضروری ہے. اس مقصد کے لیے ہر سال عالمی یوم ماحولیات منایا جاتا ہے اور لوگوں کو قدرتی ماحول کے تحفظ کی ترغیب دی جاتی ہے. تو عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر اسکاٹس کے شالیمار کیمپس میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس کا مقصد قدرتی وسائل کے تحفظ میں صفائی کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے. آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے اور وہیں سکاس یونیورسٹی نشاد میں بھی جو ہے یہ ڈے منایا جا رہا ہے. بڑا فنکشن یہاں پہ رکھا گیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دن کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور انوائرمنٹ کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح ہم اپنے انوائرمنٹ کو پریزرو کر سکتے ہیں. جی ہاں, جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ورلڈ وائڈلی منایا جا رہا ہے. جو اس ایئر کا تھیم ہے وہ ہے بیٹ دا پلاسٹکس. تو اس میں جو پلاسٹک پولوشن ہے جو ورلڈ کی بہت بڑی پرابلم ہے وہ اس سال کا تھیم رکھا گیا ہے اور ہم بھی اسی تناظر میں یہ دن یہاں منا رہے ہیں. تو اس کا ہمارا مین مقصد ہے جو پلاسٹک ہے, جو اباؤٹ 43,000
टन्स जो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है जो हमें यूज़ यहाँ हो रहा है, तो वो बाद में कहाँ जा रहा है? तो वो अल्टीमेटली उसका जो सोल्यूशन है वो जस्ट 19% जो उसका जो है वो सोल्यूशन वो रिसाइकल होता है। तो बाकी जो है वो हमारे इर्द गिर्द माहौल में ही रहता है, चाहे वो वाटर बॉडीज में रहता है, चाहे वो सॉइल में रहता है, चाहे वो जला के एयर में रहता है। तो हमारा जो उसका जो लास्टली जो उसका जो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स। वो रहता है सॉइल में भी रहता है, वाटर बॉडीज में। वी आर डूइंग आवर रिसर्च ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स इन द वाटर बॉडीज, स्पेशली डल लेक, वल्लूर लेक एंड जो भी यहाँ के लेक है वहाँ हम ये देख रहे हैं। तो जो माइक्रो प्लास्टिक है अल्टीमेटली दैट रीचेस टू आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ दिस ड्रिंकिंग वाटर और इन द फॉर्म ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। चाहे वही अगर हम फिश को लेंगे, फिश को हम खाते हैं तो वो बायो मैग्नीफाइड होके ही हमारे पास माइक्रो प्लास्टिक पहुंचता है, और दैट कॉजेज दिस द वेरी डिजास्टर डिजीज दैट इज कैंसर। तो हम इसीलिए ये दिन मनाते हैं कि हम प्लास्टिक को कम से कम रिड्यूस करो और जो इसके मैनेजमेंट ऑप्शंस है वो उनको बतलाएं। कितना इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट की अवेयरनेस? आज की नई पीढ़ी जो न्यू जनरेशन है, जो स्टूडेंट है, कितना इम्पोर्टेंस है इस अवेयरनेस का? देखिए, जहां तक हमें पता है दैट everything that we live in an environment and it's super important कि हम अपने environment को clean रखें, and उसके लिए हम लोगों को जितना हो सके as we ourselves as environment students we have to spread the awareness among the people, specifically the youth, because I have seen myself कि क्या होता है, लोग रास्ते में चलते ऐसे ही चलते चलते कुछ खा लिया, गाड़ी में से खिड़की से फेंक दिया। ये हम नहीं समझ पा रहे कि मतलब ये कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। वी हैव सीन दैट कैंसर के केसेस कितने बढ़ रहे हैं आजकल। इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो प्लास्टिक्स जो हमें डेली हमारे फूड के साथ मिलते हैं, बिकॉज ये पानी के साथ मिल जाता है। इट डजंट डेटेरियोरेट कम्प्लीटली, चाहे ये कितना भी हो जाए, इट डजंट डेटेरियोरेट कम्प्लीटली। ये एट द एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो ही जाता है। तो इस वजह से हमें बहुत समझना चाहिए दैट व्हाट वी शुड डू टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ अदर्स इज वेल, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। जितना हम कम करेंगे इसका यूज प्लास्टिक का, चलो ठीक है हम यूज करेंगे बट इसको प्रॉपरली हम डिस्पोज करेंगे। हमारे जैसे एसएमसी ने हमारा स्मार्ट सिटी का बनाया हुआ है प्लान, उसमें मैं अपने घर का बोलती हूँ दैट हम हमेशा अलग से रखते प्लास्टिक्स, दीज वेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हम अलग से रखते हैं ताकि हमारे वो अच्छे से डंप हो जाए। ऐसे ही अगर हर कोई करेगा अपने अपने घर में तो उसे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा एंड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा ये सब। फ्रेश एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह की अवेयरनेस? अगर हम देखेंगे हमारा इन्वायरमेंट मतलब सब कुछ है। अगर जो भी मतलब इन्वायरमेंट में सिर्फ नहीं आता है ये एयर ही, इसमें सारे पैरामीटर्स देखने लाइक सॉइल भी, जो ये हमारा प्लास्टिक ये इसका एक्सटेंसिव यूज करते हैं, इसकी वजह से सिर्फ सॉइल ही पोल्यूट नहीं हो रही है, इसकी वजह से वाटर बॉडीज भी पोल्यूट हो रही है, इसकी वजह से एयर भी पोल्यूट हो रहा है, इसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंटल के सारे जो फैक्टर्स है, जो भी कंपोनेंट्स है वो पोल्यूट हो जा रहे हैं इस वजह से। तो जो ये प्लास्टिक है ये डिग्रेड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, इट्स degraded to some extent, but even if it produces the, toxic substances that enter in our body and that causes carcinogenic effects. So it's very important. जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, और इस साल का जो थीम है वो है बीट द प्लास्टिक का जो है कम से कम जो लोग हैं वो सेवन करें, और इसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व करें, एनवायरनमेंट को साफ रखें ताकि जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी खुली हवा में और साफ एनवायरनमेंट में सांस ले सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर, घायलों का इलाज जारी है।
राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी। मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी। 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पे लंबी चली कानूनी लड़ाई। 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। आलमी यौम माहौलियात हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दुनिया में माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी बड़ा चैलेंज बन चुका है। वहीं हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में भी माहौलियाती तब्दीली से बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कश्मीर में सैर तफरी पर आए हुए मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने पर जोर देते हैं। सयाह कहते हैं कि मुल्क की दीगर रियासतों के बरक्स कश्मीर अभी माहौलियाती आलूदगी से कुछ हद तक साफ व पाक है। ताहम अगर माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी पर बरवक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में सांस लेने के लिए हवा भी खरीदनी पड़ेगी। सयाहों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मुख्तलिफ यानी स्टेट से दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, गुलमर्ग आते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आते हैं और अभी इन टूरिस्ट्स का रद्द-ए-अमल ये है कि यहाँ पे अभी जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अभी साफ शफाफ नज़र आ रहा है और अगर इसको आने वाले वक्त में आलूदा किया गया तो आने वाले वक्त में ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट्स हैं। एनवायरनमेंट को, माहौल को बचाने की ज़रूरत है, इसको आलूदा गंदा होने से बचाना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि हमें हवा पीने के लिए ऑक्सीजन उसको खरीदना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि हम इस एनवायरनमेंट को बचाएं। जैसे बोला उन्होंने कि कश्मीर जन्नत है, तो एक रीज़न कि वो जन्नत है उसका एनवायरनमेंट ही है। अब जैसे दिल्ली में क्या होता है, जैसे मुझे भी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो हवा है और यहाँ पे जितनी हवा है, मतलब वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप खुल के सांस ले सकते हो। डल लेक पे भी जब आप वॉक करने जाते हो सब बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कंजर्व करें, क्योंकि जब हम वहाँ से यहाँ आ रहे तो लगता है कि काश वो जगह भी ऐसी ही होती, काश वहाँ पर भी हम खुल के सांस ले पाते। बहुत अच्छा लगता अगर वैसा ही होता तो। जी, एनवायरनमेंट का बचाना तो जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे? उनको बस रोग देके ही जाएंगे, बहुत तरह का डिजीज जाएंगे। सांस की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां होती है और इसको बचाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाली टाइम में हम जैसे कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, शायद हम ना बोल पाए वो चीज़, लेकिन इसको बचाने की सबकी ज़रूरत है। सिर्फ हवा की नहीं, पानी की भी ज़रूरत है। जैसे पानी भी बहुत गंदे कर लेते हैं, हवा में सब में आजकल जहर आने लगा है। और खाने पीने की सब्जियां जैसे उगाते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड ये सब डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें बचाने की ज़रूरत है और सबको मिलके ये करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट करेगा या हम करेंगे, हर आदमी को इंडिविजुअली सब स्टेप। जी, आप लास्ट में अपने व्यूज बताइए। सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एट द सेम करते नहीं। हाँ, हम करते नहीं। हम सोचते हैं कि अच्छा हम छोड़ते हैं, वो कर लेगी, गवर्नमेंट कर लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा ना। एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हमें बेबी स्टेप्स करने हैं। हाँ, बेबी स्टेप्स लेने हैं, घर से स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर इवेंचुअली वो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर ही देगा। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि एक अच्छी बात स्टूडेंट ने कही है कि हमें घर से स्टेप लेनी चाहिए और बॉडीज जो है उनको बचाना है, यानी फॉरेस्ट को बचाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दरख्त है, ट्रीज़ है, उनको लगाने की ज़रूरत है, पानी को बचाने की ज़रूरत है और साथ साथ अपने हर तरह के माहौल को उसको साफ शफाफ रखने की ज़रूरत है। तब आने वाले वक्त में ये एनवायरनमेंट जो है बच जाएगा और अगर इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले वक्त में ये इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर अगले सालों में इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले सालों में हमें ऑक्सीजन और हवा जो है उसको खरीदना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, दरख्त लगाने की जरूरत है, वाटर बॉडीज को बचाने की जरूरत है और अपने आसपास के सारे माहौल को साफ शफाफ रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लद्दाख से है, जहां के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान के लिए नुमाइंदे आगा मेहदी मेहदवीपुरी के हमरा करगिल में हज हाउस और ऑफिस का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट काउंसिल के सीईसी और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। चेयरपर्सन हज कमेटी मोहम्मद अली मजाज ने मेहमानों का रिवायती इस्तकबाल किया। एलजी लद्दाख ने कहा कि खुशी है कि इस साल लद्दाख से 459 आजमीन मुकद्दस सफर पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि करगिल की तामीर और तरक्की के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। एलजी ने कहा कि एयरपोर्ट के मसले को जल्द हल किया जाएगा। ارتباطی که من با وزارت اقلیت‌های هند و حج کمیتی مرکزی دارم پہلے ایک لاٹری سسٹم ہوتا تھا. یہاں کے ہمارے لوگ کہتے تھے کہ ہم کو جانا ہے تو پھر کہیں جائیں گے وہاں لاٹری ہوگا, اور لاٹری میں کس کا نام آیا وہ تو خوش ہے, لیکن کئی لوگوں کا نام نہیں بھی آتا تھا. ابھی یہاں ہمارے یہاں پوری سویدھائیں ہو گئی ہیں, سب فیسلٹی ہے, یہیں پر ٹرانسپورٹ بن گیا, یہاں پر ان کی ایک کمیٹی بن گئی, ہمارا ایک آفس بن گیا, اور سب کو اس میں جانے کا موقع ملا. تو ایسا پہلی بار کہیں پورے ہندوستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ جتنے لوگوں نے اپلیکیشن دی کسی بھی اسٹیٹ میں, 28 اسٹیٹ ہیں, 8 ہمارے ہاں یونین ٹیریٹری ہے, کہ جتنے لوگوں نے اپلیکیشن دیا سب جا رہے ہیں. تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی, ہم کو بہت خوشی ہے. ادھر حضرت امام خمینی کی 34ویں برسی کی مناسبت سے وادی کشمیر میں مختلف مقامات پر تقاریب منعقد ہوئی. دارالقرآن زینبیہ سے پورا ماگام میں بھی تقریب منعقد ہوئی, جس میں عراق کے مستحد عالم سید علی حسینی سستانی کے نمائندے, ہندوستان آقا اشرف علی غروی اور دیگر مقتدر علماء نے شرکت کی. علماء نے امام خمینی کی سیرت اور ایرانی اسلامی انقلاب پر روشنی ڈالی. علماء نے کہا کہ آج کے دور میں امام خمینی جیسے عالم کی ضرورت ہے. منعقدہ تقریب میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. تمام مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا ہے جسے تمام دنیا کے مظلوم غریبوں, مسافروں, مظلوم عوام کو اس تحریک سے ایک ایسی جدوجہد کا موقع مل جائے. امام خمینی نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ کس طرح مظلوم کو فتح ہوتی ہے جب اپنی تحریک کو وہ شروع کر دیتے ہیں. کہ یہ انٹرنیشنل لیڈر تھا, اس لیے اس پر ہر ایک خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے. ہر ایک انسان کو بیدار ہونے دو, وہ اس چیز کو آگے مناتے رہیں گے. یہ یہاں پر ہی نہیں, جموں میں بھی منائی جاتی ہے, دہلی میں بھی, ہندوستان کے ایک ایک اسٹیٹ میں منائی جاتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا پیغام یہی دے رہا ہے کہ انسان کو آج بھی بیدار ہو جانا چاہیے کہ آج بھی اچھے افراد کی ضرورت ہے جو اس پیغام کو اور اس میسیج کو دنیا تک پہنچائے کہ انقلاب کیوں لایا جاتا ہے, تاکہ جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے بچایا جائے. وہ آگے بڑھیں گے. لاریار ترال میں بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم ہے. وہیں علاقے میں سڑک کے نزدیک نصب ٹرانسفارمر لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ ٹرانسفارمر زمین سے محض کچھ انچ اونچائی پر ہے, جس کی وجہ سے یہاں ہمیشہ انسانی جانوں کو خطرہ رہتا ہے. لوگوں نے یہاں ٹرانسفارمر کو شفٹ کرنے کی مانگ کی اور علاقے میں ترسیلی نظام کو درست کرنے کی بھی مانگ کی گئی. تو چلیے اس بلیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی. آداب.